बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आजकल अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई सिर्फ मीडिया पर होती है। ऑडियो या वीडियो लीक्स की बात हो तो दोनों तरफ से बयानबाजी आपको मीडिया पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलती है। ना कोई कानूनी चाराजोई, ना किसी को अदालत में बुलाया जाता है और ना ये तहकीकात की जाती हैं कि जो भी वीडियोज़ सामने आ रही हैं वो दुरुस्त है या किस हद तक उसके अंदर फेक वीडियोज़ पाई जाती हैं। मीडिया ही इसके बारे में अपने रोज़ प्रोग्राम भी करता है और मीडिया इस बारे में आगाह भी करता है। जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की वीडियो आई तो उसके बाद एक टेलीविजन चैनल ने उसके हवाले से दावा किया कि ये वीडियो फेक है, ये ऑडियो फेक है। लेकिन इसके साथ साथ अदालतों में जब मुकदमात जाते हैं, अदालतों में जाने की बात की जाती है तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों कहीं ना कहीं कतराते हुए नजर आते हैं। इस सारी सूरत हाल पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। फवाद साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद क्या पीटीआई बैकफुट पर नहीं चली गई? क्योंकि वफाकी वज़रा हों, पीटीआई के अहदेदारान हों, सारे चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हक में मैदान में उतरे हुए थे। कोर्ट का क्या फैसला है? किसी साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से तौहीन अदालत जो है उनके हवाले से अगर कोई बात की जाए तो उस पर लागू नहीं होती, बल्कि वो एक आम शहरी है रिटायरमेंट के बाद। इसका इससे क्या ताल्लुक है? लेकिन अगर यही बात पीटीआई समझ लेती तो पीटीआई को इतना दिफा करने की जरूरत क्या थी? पीटीआई ने क्या दिफा किया? पीटीआई तो उनकी वीडियो को भी कह रही है, ऑडियो की भी, कि वो जैली नहीं है, बिल्कुल सही है। उस हवाले से ट्विटर्स पे जगह जगह दिफा किया गया साकिब निसार साहब का। अच्छा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी तो सबसे पहले तो समा टीवी ने इसका फोरेंसिक कराया और समा टीवी ने बताया है कि ये जो टेप है ये दो मुख्तलिफ तकरीरों से जोड़ के ली गई है। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, हमारा तो बड़ा सिंपल मौक़िफ़ है कि अगर मरियम नवाज समझती हैं कि ये उनका मामला जो है उसमें कोई एडिशनल से उनको कोई फायदा हो जाएगा तो उनकी अपील इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वो इस टेप को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करें और वहाँ पे जजेस अपना फैसला कर लेंगे जैसे उन्होंने देखना। हमारा तो ज़ाहिर है ना लेने में ना देने में। और ये अलबत्ता ज़रूर है कि जो हम देखते हैं कि जब भी नवाज शरीफ या मरियम का केस आता है तो लीक्स शुरू हो जाती हैं। कभी जो है वो फलाने जज की वीडियो आ गई, कभी फलाने का आ गया। और जो केस के मेरिट्स हैं जो बड़े सिंपल हैं, वो केस का मेरिट्स ये है कि एक इंटरनेशनल स्कैंडल में ये सामने आया कि नवाज शरीफ और उनकी खानदान की प्रॉपर्टीज हैं लंदन में। उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉपर्टीज नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया प्रॉपर्टीज आपकी हैं, अदालत ने आपको सजा दे दी। अब आपके पास उनसे अगर आपने केस से निकलना है उसका जवाब वीडियोज नहीं है, उसका जवाब वो सोर्सेज ऑफ इनकम है जो आपने बताने हैं, जो अभी तक आप नहीं बता पाए। अल्लाह खैर से। क्या हुकूमत को किसी टीवी पे डिपेंड करने के बजाय खुद नहीं फॉरेंसिक करा लेनी चाहिए, ताकि जो इल्ज़ामात अगर अपोजिशन लगा रही है तो उस हवाले से हुकूमत उसको फॉरेंसिक करा के बता दे कि नहीं ये जाली वीडियो है, जाली ऑडियो है? पहली बात तो ये कि अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है तो सिर्फ एक फैमिली का इशू है, क्रिमिनल केस है। ये उनका एक मौक़िफ़ होगा कि फॉरेंसिक कराएं या ना कराएं। दूसरी बात यह है कि हुकूमत करा नहीं सकती। जब केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है और सब जुडिस है तो ये एग्जेक्टिव का फिर इख्तियार नहीं रह जाता कि वो इसके ऊपर मूव करे, ये जुडिशरी का इख्तियार है। वो अपनी जो टेप जिसके ऊपर वो रिलाय कर रही है मरियम नवाज, वो टेप लेके कोर्ट के सामने चली जाए और वहाँ पर वो आर्ग्यू करे। वैसे तो इसका मेरिट से भी कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि एक साकिब निसार साहब तो इस केस में डील नहीं कर रहे थे। ये तो 3 चीफ जस्टिस ने और 16 के करीब जजेस ने इसको मुख्तलिफ औकात में डील किया है। और ये उसका क्या फ़र्क होगा, उसका एडमिसिबल भी है या नहीं है, तो दिस इज समथिंग टू जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 2 जजेस ने जिनके पास मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपील है उन्होंने देखना है। लेकिन फवाद चौधरी साहब, जिस तरीके से शरीफ फैमिली का केस हैंडल किया गया, क्या आपको लगता नहीं है कि जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं या जिस पे वो चीख पुकार रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है? क्योंकि पनामा में जितने लोगों के नाम आए उसमें सिर्फ शरीफ फैमिली को ही एहतसाब के कटहरे में लाया गया। फिर जिस तरीके से JIT की तश्कील हुई, जिस तरीके से सुपरविजन की सुप्रीम कोर्ट ने, सारे माहिरीन कानून आज ये बात कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हदूद से तजावज़ किया। ये मौका नहीं मिला शरीफ फैमिली को ये कहने का कि हमारे साथ ज़्यादती हुई? कौन सा माहिर कानून कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हद से तजावज़ किया? सारे माहिरीन कानून ये कहते हैं कि JIT बनाना या सुपरविजन करना,
इरफान कादर साहब एक कह तो रहे हैं, एहसन बून साहब कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है। एहसन बून ने तो कभी ये नहीं कहा। एहसन बून ने तो बल्कि ये भी कहा ये टेप जैली है। एहसन बून साहब इस बात के कायल हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जेआईटी बनाने का कोई हक नहीं था। ये तो लिखा हुआ है उसके अंदर, लॉ के अंदर लिखा हुआ है ना, आपके लॉ में लिखा हुआ है जीआईटी बना सकते हैं। देखिए पहली बात यह है कि ये फैशनेबल है इस तरह के बयान देना, कोई ये नहीं कहता। ठीक है। जो मेरिट्स ऑफ द केस है वो बड़े वाज़ेह है। वो ये है कि आपकी प्रॉपर्टीज में इंटरनेशनल स्कैंडल में वो प्रॉपर्टीज जो है उनका पाकिस्तान के लोगों को पता चला। आपने कहा वो प्रॉपर्टीज हमारी नहीं है, वो साबित हो गया वो प्रॉपर्टीज आपकी। अब सेक्शन 9 जो नैब ऑर्डिनेंस का है वो ये कहता है कि पॉलिटिशियन जिसकी प्रॉपर्टीज निकलेंगी उसको बताना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टीज के पैसे कहाँ से हैं, और अगर वो पैसे नहीं बता सकता वो क्रिमिनल ऑफेंस है। अब ये जो नवाज शरीफ एंड कंपनी है ये कभी मीडिया पे कैंपेनें चलाए या इधर करे या ये कहें लुट गए मर गए बर्बाद हो गए, उनको एक्चुअली अपनी वो जो सबूत देने हैं कि कहाँ से वो प्रॉपर्टी आई वो दे देंगे, वो बरी हो जाएंगे। नहीं देंगे उनको या पैसे देने पड़ेंगे या जेल जाना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब, आप एक पॉलिटिकल कारकुन हैं, एक पॉलिटिकल आपका एक बैकग्राउंड भी है, क्या आप समझते नहीं है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो भी पॉलिटिकल बयानबाजी पर या शरीफ फैमिली के बयानात के जवाबात देने पर अपना वक्त ज़्यादा सर्व करती है, बजाय इसके कि वज़रा अपनी कारकर्दगी बयान करें, हुकूमत जो मंशूर पर अमल दरामद जितना हो सका उसको सामने रखा जाए, सारी जंग मीडिया पर लड़ी जाती है। तो आप तो ये भी एक आपकी जनरल स्टेटमेंट है। मीडिया बड़ा इतना हो गया, इतना 150 तो चैनल है, उन्होंने भी तो चलना है ना। तो वो जाहिर है वो रोजाना कोई ना कोई मीडिया को चीजें चाहिए। 10 बजे चाहिए, फिर 3 बजे चाहिए, फिर 6 बजे चाहिए, फिर 9 बजे चाहिए। तो मीडिया ने अपना एक चूरन बना के तो लोगों को भेजना होता है, तो उसमें फिर मदद तो करनी पड़ती है ना। ये मीडिया चूरन से चौधरी साहब, आपका ये इंप्रेशन क्यों है कि आप मीडिया के खिलाफ हैं? जब आप वज़ीर इत्तलात बने थे तब भी एक इंप्रेशन गया, आपने कहा एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, न्यूज़ चैनल कम होने चाहिए। देखिए मीडिया के तो मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मीडिया के लिए जितना काम हमने किया है, जितना कि हमने मीडिया को एक सहारा दिया है, उतना तो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं दिया। और जितना एक्सटेंशन मीडिया की हुई है वो भी एक हमारे दौर में जितनी हुई है, जितना वर्कर्स को राइट्स जो है उनको, ये जो मीडिया जर्नलिस्ट एक्ट आया है अभी, हमारा सिर्फ ये है कि हम जो वर्किंग जर्नलिस्ट है हम उसके लिए बात करें। ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान में 2001 के बाद कि जो मीडिया वर्कर्स के लिए जो है वो बात करती है, जिसकी तकलीफ जो है वो मीडिया स्टेट को होती है। तो मीडिया स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं उनको गजन पहुंचती है और मीडिया वर्कर्स को हम स्ट्रेंथ करते हैं। ये हमारी सिंपल पॉलिसी। लेकिन यही मीडिया था फवाद चौधरी साहब, जब आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, आपकी पार्टी हुकूमत में आना चाह रही थी, सारे मीडिया को खराज तहसीन पेश किया जाता था। आज सारे मीडिया के हवाले से मुख्तलिफ आ रहा है आपकी हुकूमत में आने के बाद। हुकूमत के आने के बाद तो हुकूमत पे तनकीद होती है, वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगर कोई करता है, सिर्फ ये है कि कुछ लोगों ने एक जो फेक न्यूज है उस पर हमें प्रॉब्लम है। फेक न्यूज के अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेक न्यूज के लिए जो सब इदारे मौजूद हैं, पेमरा है, आपके इदारे हैं, मुल्क के अंदर अदालतें हैं, फेक न्यूज को तो कटहरे में लाया जा सकता है। नहीं, कोई कानून मौजूद नहीं है, ना ही कोई इदारा मौजूद है। वो हमने बनाने की कोशिश इंशाल्लाह कर रहे हैं, उस पर बातचीत चल रही है। वो इदारा बनेगा तो होगा। अगर फेक न्यूज के ऊपर इदारा होता और एफिकेसी होती तो फिर तो मसाइल ही खत्म हो जाते। अभी तो आप रोज उठा के देखें कि कल से जो है वो मीडिया पे खबरें चला रहे हैं कि अहमद नूरानी की बेगम के ऊपर हमला हो गया। अहमद नूरानी ने खुद बीबीसी को कह दिया कि मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इस तरह की जब फेक न्यूज आती है, इस तरह की जब चीजें फैलाई जाती हैं, फिर स्पेशली जब आर्मी और जुडिशरी को टारगेट किया जा रहा है, वो तो जाहिर है कि एक बाकायदा मनसूबे के तहत हो रहा है। लेकिन इदारों को टारगेट करने के हवाले से ये तो इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर भी लगता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ लड़ाई और फिर खुलकर बयानात पीटीआई के जो है उहदेदारों की तरफ से, ये दुरुस्त अमल है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर हो या कोई भी हो, नुक्ता नज़र देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नुक्ता नज़र जो है वो अपना आएगा, वो बात जो है वो होगी और वो हमारे उनके दरमियान है, वो देख लेंगे कि कैसे इसको करना है। लेकिन यहाँ पे तो एक मुहिम चलाई जा रही है। ये देखिए जो जाकिर निसार साहब को जिस तरीके से इस्तेमाल, उनकी वीडियोस को इस्तेमाल किया गया, तो उसके बाद जजेस के अंदर, तो ये हिस्ट्री है PMLN की। इससे पहले आपको मालूम है, और आपने तो चूंकि तवील अरसा इनको कवर किया, किस तरह से सजाद अली शाह के खिलाफ जजेस को डिवाइड किया गया, पैसे दिए गए जजेस को, फिर जो है वो कैंपेन्स बनाने के लिए पैसे दिए गए मीडिया को और चलाई गई। ये एक पूरी हिस्ट्री रही है नवाज नून लीग की।
लेकिन क्या आप समझते नहीं चौधरी साहब, ठीक है आप कहते हैं कि मीडिया को भी चूरन बेचना है, टॉक शोज होने हैं, लेकिन हुकूमती वज़रा अपनी कारकर्दगी पर फोकस करें। पंजाब के अंदर सवालात उठते हैं, हुकूमती कारकर्दगी पर बात की जाती है, लेकिन जवाब एक ही मिलता है कि शरीफ फैमिली ने मुल्क तबाह कर दिया, जरदारी फैमिली ने मुल्क तबाह कर दिया। कारकर्दगी के ऊपर भी बड़ी बात हुई है। मसलन जो कोरोना के ऊपर जो फाइट हुई है, पाकिस्तान से बेहतर दुनिया का कौन सा मुल्क है जो कोरोना से बाहर आया? अभी तो हम आराम से बैठ के उसको इग्नोर कर देते हैं, बात ही नहीं करते, वरना ये जितना बड़ा चैलेंज था। और साथ वाले हमारे मुल्कों में देखें कि क्या क़यामत होती लोगों पे, और हुकूमत की इंतहाई कामयाब हिकमत अमली के नतीजे में कोरोना से आप बचे, बाहर निकले। फिर इस वक्त आप देखेंगे दुनिया की कौन सी मईशत है जो 5% के ऊपर ग्रो कर रही है, पाकिस्तान के अलावा, जो कोरोना के बाद जो हालात हुए। तो उसके बाद आप देखें कि किसानों को जो बम्पर क्रॉप्स हुई, जो तीसरा कंसेक्टिव साल है कि किसानों की बम्पर क्रॉप हो रही है और चीजें जो है, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, इंडस्ट्री को आपने रिवाइव किया है। तो पाकिस्तान की जो ओवरऑल हुकूमत की कारकर्दगी है उसके ऊपर तो जाहिर है कि आलमी सतह के ऊपर उसको तस्लीम किया गया। लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से तो रहम की अपीलें छप रही हैं, जो सब अखबारात के अंदर हुकूमत से रहम की अपीलें की जा रही हैं। वो अपीलें कर रहे हैं जो ठेकेदार है, जो गवर्नमेंट के ठेकेदार हैं, वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, तो इसलिए आप हमारे ठेकों में इजाफा करें। क्योंकि जो ठेकों की कीमत है, सड़कों के ठेकों की कीमत आप देखिए कि 2013 में 2021 जब नवाज शरीफ वो ठेके दे रहे थे तो वो दुगनी थी सड़कों की बनाने की कीमत जो अब 2021 में है। जिससे आप अंदाजा लगा लें कि किस किस्म के प्रॉफिट्स जो है वो मंजूर नजर ठेकेदारों को दिए गए शरीफ दौर में। तो सब फेक न्यूज़ की आपने बात की, एक तरफ लैंग्वेज की बात की जाती है, ख़ास तौर पे मीडिया पर बैठे हुए अफराद की या मीडिया में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो लैंग्वेज है, हमें तो पैमरा छोटे छोटे अल्फाज में भी पकड़ता है कि ये लफ्ज़ क्यों कह दिया गया। लेकिन शहबाज गिल साहब बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं, जो आज उन्होंने बात की मीडिया के ऊपर, टोटे, मैं पूरे लफ्ज़ बयान भी नहीं कर सकता, टोटे हम छुप छुप के देखा करते थे। क्या इस किस्म की लैंग्वेज इतने अहम जिम्मेदार शख्स की तरफ से होनी चाहिए टेलीविजन चैनल्स पर? तो मेरे भी ख्यालों को कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा होगा। शहबाज हमेशा बड़ी जिम्मेदार बात करते हैं और किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होंगे, बट ठीक है, वो जैसी कोई बात आती है उस तरह के जवाब आता है, उसमें कौन से। लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि मीडिया पर लड़ाई अपोजिशन की हो या हुकूमत की हो, सियासतदानों को कम से कम इस हद तक इंतहा पसंदी पे नहीं जाना चाहिए? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इंतहा पसंदी पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और इस पर फिर तमाम लोगों को अमल करना चाहिए, मीडिया के लोगों समेत। मुल्क के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी का खात्मा पीटीआई की अवलीन तरजीह था। आप बड़े प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात कर रहे थे, लेकिन आपने खुद कहा कि एक मौके पर रियासत पीछे हटी इंतहा पसंदी के खिलाफ। रियासत को क्यों पीछे हटना पड़ा? हटती नहीं रहेगी। हमने इस तरह से हुआ है कि हमने चूंकि ब्रिटिश सिस्टम्स बने हुए थे हमारे रूरल पुलिसिंग के, जिसमें थानेदार है, चौकीदार है, नंबरदार है, हमने वो तमाम इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए हैं। अब उनको रिप्लेसमेंट हमने उनकी की नहीं है, और ये एक पूरे डेकेड्स का जो डेके है वो अब हमारे सामने आता है। हम देख रहे हैं कितना हमने अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इतना कमजोर कर दिया है। देखे ना, ये अब हम बाहर निकलें, गलत पार्किंग के ऊपर किसी को कोई टिकट मिले तो बंदा उतरता है, पुलिस वाले को थप्पड़ दे मारता है। इस तरह से आप मुझे बताएं, न्यूयॉर्क जैसे मुल्क, जैसा स्टेट जो है, अमेरिका जैसा जो मुल्क है, वहां पे अगर आप ट्रैफिक पुलिस वाले को इस तरह से करें, वो अगला गोली मार देगा। जब तक आप लोकल अथॉरिटीज की इज्जत बहाल नहीं करेंगे, पुलिस की, मैजिस्ट्रेट की, नंबरदार की, रेवेन्यू अथॉरिटीज की, आप उस वक्त तक पाकिस्तान की रियासत इन लोगों में झलकती है। रियासत की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ कोई प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ की कुर्सी में नहीं होती, वो उसके अफसरों में होती है। और जब तक उन अफसरों की आप अथॉरिटी बहाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप जो है वो तवक्को नहीं कर सकते कि वो किस तरीके से जो है वो एग्जीक्यूशन होंगी। तो हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो बिल्कुल कमजोर है, और उसके लिए जिन बड़े इस्लाहात की जरूरत है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रही। तो सब एग्जीक्यूशन होगी कैसे? कि कई पुलिस अफसरान से हमारी बात भी हुई, कुछ पुलिस वाले जो लाहौर में होने वाले मुजाहरे या लॉन्ग मार्च के दौरान गोलियों का निशाना बने, उन लोगों के साथ जब हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, एजाज चौधरी साहब पंजाब के सदर हैं पीटीआई के, खुद फूल लेके पहुंच गए टीएलपी के पास।
अब वो अफसरान कहते हैं कि हमारा सारा जो खून बहा, जो हमने रिट कायम करने की कोशिश की, उसका फ़ायदा क्या हुआ? ये तो एक तवील और पेचीदा बहस है, और इसके ऊपर एक इंसिडेंट के ऊपर शायद बहस ना हो, लेकिन ओवरऑल एक आपको जिस तरह से मैंने बताया कि जब इसके लिए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, हुकूमत को, सोसाइटी को, मीडिया को एक बड़ी सीरियस डिबेट जो है वो चाहिए। अदरवाइज तो देखें, हमारे यहाँ हमारे पास सामने मिसालें हैं, हमारे सामने शाम की मिसाल है, हमारे सामने यमन की मिसाल है, हमारे सामने इजिप्ट की मिसाल है। ये मुल्क जो है वो आपके सामने किस तरीके से फिरका वारियत में और एक सिविल वॉर में लिबिया, ये सारे मुल्क चले गए। अगर आप लोग भी अगर हम रियासत को इस तरह से कमज़ोर करते रहेंगे और रियासत अपनी अथॉरिटी को इस तरह से जो है वो अपने हाथ से जाने देती रहेगी, तो फिर जाहिर है कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस बहुत बड़े होंगे। TLP तो छोटा चैलेंज है, इससे बहुत बड़े चैलेंज हो सकते हैं। लेकिन क्या PTI के एक सीनियर रहनुमा को जाना चाहिए जबकि रियासत की पॉलिसी कोई मुख्तलिफ थी? देखिए जी, बात यह है कि उनकी एक पर्सनल ओपिनियन होगी, वो उस पर्सनल ओपिनियन की वजह से वहाँ पे चले गए। पार्टी में इस तरह की कोई ना डिस्कशन हुई है, ना ही कोई बात हुई है, और जाहिर है कि मेरे ख्याल में पार्टी को अपनी पहले पॉलिसी बनानी चाहिए और फिर उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन। TLP के साथ कोई सियासी इत्तेहाद हो सकता है PTI का? बहुत ही बदकिस्मती होगी, लेकिन अभी देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, इस वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद आपको लिए चलते हैं लंदन, जहां इस वक्त न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि लंदन इस वक्त खबरों का मरकज़ भी बना हुआ है। मुस्लिम लीग नवाज के फैसले लंदन से हो रहे हैं और लंदन से ही इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत और उसकी बाग दौड़ संभाली जा रही है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त मुफाहमत की सियासत करना चाह रहे थे, उनको भी मियाँ नवाज शरीफ की आशीर्वाद हासिल थी, मगर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जितनी भी कोशिशें की गई अभी तक बाराबर साबित ना हो सकी। शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान के अलावा और कोई उनके पास नहीं है। तो गोया शहबाज शरीफ साहब भी काबिल कबूल अगर नहीं है, तो फिर मुस्लिम लीग नून की सियासत मुस्तकबिल में क्या होगी। लंदन में जो मुलाकातें हो रही हैं साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से, वो किस हवाले से हैं, पार्टी पॉलिसी क्या बनने जा रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इंतखाबात भी शायद अगले साल हो सकते हैं। अगर इंतखाबात होते हैं तो क्या मियाँ नवाज शरीफ की वापसी होगी या नहीं होगी। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक होने का ज़माना चल पड़ा है, क्या नई कुछ वीडियोज़, क्योंकि कैप्टन सफदर जो है वो कहते हैं कि कुछ और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, ये वीडियोज़ या ये ऑडियोज़ क्या होंगी, फिर इनकी कानूनी हैसियत क्या होगी, ये सब जानेंगे कौसर काज़मी साहब से। कौसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि ये कैप्टन सफदर साहब ये बात क्यों कह रहे हैं कि अभी कुछ और वीडियोज़ भी आनी हैं, कुछ और ऑडियोज़ भी आनी हैं। अगर ऐसी वीडियोज़ आनी हैं तो ये अदालतों के लिए सबूत तो काफ़ी नहीं होंगे, अदालतों में इनको बतौर सबूत ले जाना पड़ेगा। अभी फवाद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, वफाकी वज़ीर इत्तलात, वो कहते हैं कि अगर मरीम नवाज साहबा के पास कुछ सबूत हैं तो अपने केस के अंदर अदालत को दें। मलिक साहब, जिस तरीके से सवाल किया गया कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब से, उसी तरह उन्होंने जवाब दे दिया। हमें ये तो नहीं पता कि क्या स्विमिंग पूल और क्या स्विमिंग पूल के बाहर की कोई वीडियोस का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन मैं इतना जरूर आपको बताऊंगा कि जज अरशद मलिक के हवाले से जो वीडियोस अब तक रिलीज की गई PMLN की जानिब से, और जो रहती हैं, जो रहने वाली वीडियोस हैं, उनको आप इंतहाई ज्यादा खतरनाक जरूर कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो इतलात हमारे पास हैं, जो कुछ स्क्रीनशॉट्स थे, तहरीरी तौर पर कुछ चीजें थी जो मेरी नजर से गुजरी, जिन अफराद के पास वो मौजूद हैं उनसे मेरी बात हुई, उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा। इंतहाई खतरनाक का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया मलिक साहब कि बड़े ही जो बड़ी शख्सियात हैं, हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज के हवाले से नाम लिया था जो मरहूम जज अरशद मलिक थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर मियां नवाज शरीफ से माफी मांगी थी और पसे पर्दा जो हकायक थे मियां नवाज शरीफ को सजाओं के हवाले से, उनसे भी पर्दा उठाया था।
तो यकीनी तौर पर अब तक जो चीज सामने आई, जो पहली फोटोज थी जिसमें वो नासिर भट्ट जो मरकजी किरदार थे, जज जो वीडियो स्कैंडल था उसका, उनसे जो उनकी गुफ्तगू होती है उसके हवाले से तो फोटोज सारी दुनिया ने देखी। लेकिन बाद में एफिडेविट भी दिया गया, बाकायदा एक अल्फिया बयान सामने आया था उनका, उस पर भी शकूक शबात का इजहार किया गया। लेकिन जो आने वाली वीडियोस हैं मलिक साहब, जो इस वक्त पीएमएलएन के पास मौजूद हैं, न जाने वो कौन सा टाइम होगा जब वो, इससे अच्छा टाइम तो लगता नहीं है कि उनको रिलीज किया जाए, क्योंकि ये बेस्ट मोमेंट्स हैं किसी भी सियासी जमात के लिए, जो उनके बचाव का सबब बनने वाली चीजें हैं, अगर उनके पास है तो वो जरूर बाहर आनी चाहिए। तो इंतहाई अहम वीडियोस हैं जी, जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हमें बता रहे हैं, जो अब तक इतलात पहुंची है, उसमें माफी मांगकर बाकायदा उन हाई प्रोफाइल का नाम लिया गया है जिनके दबाव पर यह सजाएं। लंदन में मुलाकातों की कुछ खबरें हैं कि मुलाकातों में तेजी आई है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। कुछ लोग पाकिस्तान से भी मिलने जा रहे हैं, कुछ वहाँ मुलाकातें हो रही हैं। ये किस लेवल की मुलाकातें हैं और क्या इनका मकसद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी भी हो सकता है? देखिए जी, सियासी मुलाकातें अब से शुरू नहीं हुई मियां साहब की। जैसे ही उनकी सेहत में बेहतरी आई थी, कोविड के बावजूद कुछ लोग उनसे मिलने आए थे, जो उनके पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं, उनकी मुलाकातें यहाँ पे होती रही थी। इस वक्त भी बड़े जोर शोर से, यानी सुबह आते हैं मियां साहब, शाम गए वो दफ्तर से वापस जाते हैं। इनमें बारहा जो उनके पार्टी के अफराद हैं उनकी खुलकर मुलाकातें होती हैं, कोई खुफिया मुलाकातें नहीं है मलिक साहब। ये बाकायदा तौर पर उनके जो पार्टी के कारकुनान होते हैं उनकी जानिब से वो फुटेजेस जो है वो मीडिया को प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन कुछ खुफिया मुलाकातों की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं आजकल। देखें जी, खुफिया मुलाकातें, आपको याद होगा मलिक साहब, बल्कि मैं खुद वॉक कर रहा था मियां साहब के साथ एक दफा हाइड पार्क के अंदर। बीइंग अ सहाफी, हमारा काम होता है खबर निकालना, उसके लिए हम हर शख्स से मिलते हैं। तो मुझे भी इंडियन एजेंट कहा गया था, और उसी दौरान एक और शख्सियत थी पीआईए की, वो जब मियां साहब से मिले थे तो उसको भी खुफिया मुलाकात कहकर बता दिया था कि ये कोई इंडियन रॉ एजेंसी, कोई बहुत अहम शख्सियत है जिसकी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। तो खुफिया मुलाकातों के हवाले से ये अफवाहें तो जरूर हो सकती हैं जी। अब तक मियां साहब की जितनी भी मुलाकातें हुई हैं वो बिल्कुल खुफिया मुलाकातें नहीं थी, सबके सामने उन्होंने मुलाकातें की हैं। अब घर जाके कि किसी और मकाम पर कोई मुलाकातें होती हों तो उसके हवाले से हमारे पास कोई खबर मौजूद नहीं है मलिक साहब। अगर इंतखाबात पहले होते हैं कौसर साहब, तो क्या मियां नवाज शरीफ उनसे पहले पाकिस्तान वापस आ सकते हैं? अगर पाकिस्तान आते हैं तो जैसा कि कहा भी गया था गुलाम सरवर खान साहब की तरफ से कि वापस आएंगे या जेल जाएंगे, तो मियां नवाज शरीफ क्या ये रिस्क लेंगे वापस आने का? साहब, इलेक्शन कबल अज वक्त होते हैं या इलेक्शन 2023 में होते हैं, मियां साहब उससे बहुत पहले पाकिस्तान होंगे। जैसे ही इलेक्शन की फजा जो है, अभी जो हमारी जब बात हुई मुस्लिम लीग नून के जो जराए जिनका हर वक्त राब्ता है मियां साहब से, तो पीएमएलएन को ये लगता है कि जो इंतखाबात हैं वो कबल अज वक्त होने हैं, 2023 तक बात नहीं जाएगी। जो कि मौजूदा हालात है मुल्क के, उनको मद्देनजर रख के वो बात करते थे। लेकिन जब भी इलेक्शन 2023 या कबल अज वक्त इलेक्शन होते हैं तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे। शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमती पॉलिसी के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब अदम इत्मीनान का शिकार हैं, ऐसी सूरत हाल है? उनकी बातों से ना अंदाजा होता है जी, ना कोई इस तरह का कोई क्लू दिया गया कि इस वक्त तक कोई इख्तलाफात हैं या कोई उनकी जो पॉलिसी जिस तरह मियां शहबाज शरीफ की है उससे उनको कोई इख्तलाफ हो। बल्कि खुल के उन्होंने यहाँ पे मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में ये इजहार किया था कि बाकायदा तौर पर जो पार्टी है उसको इशारा दे दिया गया है कि मरियम नवाज और मियां शहबाज शरीफ दोनों कारकुनान के पास जाएंगे, और जब बाकायदा इस तहरीक का आगाज होगा लॉन्ग मार्च के हवाले से या धरने के हवाले से, जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन हुई तो उसको मिल के ये हैंडल किया जाएगा। इस वक्त तो ये तासुर दिया जा रहा है जी, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ इस खानदान के अफराद में मौजूद नहीं है, बल्कि इस जो एहतजाजी तहरीक है हुकूमत के खिलाफ, इससे मिलकर निपटा जाएगा। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों को, जो कायद है मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ, उनकी जानिब से ये टास्क दे दिया गया है जी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना, फायदा किसको होगा? बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं, किस तरफ ज्यादा उनका ट्रेंड जाएगा? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है, बैरून मुल्क जितने भी जो ओवरसीज हैं उनमें ज्यादातर जो तादाद है वो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट करती है। लेकिन शायद अब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, क्योंकि पहले हमारा ये सिलसिला बशमूल मेरे बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारा ये सिलसिला होता था कि कम से कम पैसों में वहां बैठे जो खानदान के अफराद हैं उनका गुजारा हो जाता था मलिक साहब। अब जिस तरह महंगाई वहां पे हो रही है, पहले हम अगर 200-300 पाउंड बेचते थे तो अब हमें उसका डबल बेचना पड़ता है और फिर भी उनका गुजारा नहीं होता।
इससे जो शिकवा करते हुए नजर आए हमें, जो पढ़ा लिखा तबका है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, यहाँ पे उन्होंने खुल के इसका इजहार किया कि क्या हम नाचने गाने के लिए रह गए हैं, हम नारे लगाने के लिए रह गए हैं, वोट का हक से मुराद क्या है, हमें ओवरसीज को बाकायदा पार्लियामान में नुमाइंदगी दी जाए। तो ये जो मुतालबा है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों में बढ़ता जा रहा है कि बजाय इसके कि हम वोट देकर पाकिस्तान में बैठे हुए अफराद को मुंतखब करें, बाकायदा तौर पर पार्लियामान के अंदर हमारी अपनी नुमाइंदगी होनी चाहिए। और वो इस मुतालबे को बहुत जल्द, जो सिविल सोसाइटी है यहाँ पे, जो लॉ के लॉयर्स के क्लब है यहाँ पे, उनकी जानब से बाकायदा तौर पर एक तहरीक का आगाज भी होने जा रहा है। ऐसी भी इतलात हैं कि ओवरसीज की वोट नहीं बल्कि उनको पार्लियामान में नुमाइंदगी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर काजमी साहब, हमारे साथ मौजूद थे लंदन से न्यूज़ के ब्यूरो चीफ। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं। बिस्मिल्लाह, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, फील्ड डायरेक्टर के सरबराह हैं, तजिया कार भी हैं, ख़ासतौर पर इलेक्शन प्रोसेस पाकिस्तान का, उस पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि इस वक्त भी एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। हुकूमत चाहती है कि EVM के ज़रिए मुल्क में शफाफ इंतखाबात हों, अपोजिशन उसको मानने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन की एक लंबी फहरिस्त है जो हुकूमत के सामने रख दी गई है। 8 लाख मशीनें रखेंगी कहाँ, इसको संभाला कैसे जाएगा, इतना बड़ा एक्सपेंडिचर होगा कैसे, स्टाफ की ट्रेनिंग कैसे होगी। क्या आपको लगता है कि अगले इंतखाबात इन मशीनों पर हो सकेंगे? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें, ये हम तो बार बार ये कहते रहे हैं कि अव्वल तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए आप जो रिगिंग की शिकायत का अजाला करना चाह रहे हैं वो होगा नहीं, इसलिए कि हमारे यहाँ रिगिंग की जो शिकायत हैं वो उससे मुख्तलिफ हैं जिनका अजाला कोई EVM कर सकता है। दूसरी बात, हम ये कहते रहे हैं कि अगर आप ये करना चाहते थे तो फिर शायद आपको हुकूमत संभालने के फौरन बाद ये काम कर देना चाहिए था, ताकि 5 साल मिल जाते इलेक्शन कमीशन को ये काम करने के लिए। लेकिन अब जबकि 2 साल से भी कम अरसा रह गया है, तो इस अरसे में तो मशीनों को बाकायदा प्रोक्योरमेंट ही एक मुझे मुश्किल मरहला लगता है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी काम है, जैसे उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करना, यानी स्टोरेज, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के इंतजाम और फिर अमले की तरबियत, वो उसी वक्त मुमकिन होगी जबकि वो मशीन आएगी। तो मशीन जब सामने होगी, बन के आ जाएगी। अब मशीन बन के आने के लिए भी इतने मरहले हैं। अभी मशीनों की स्पेसिफिकेशंस लिखी जाएंगी, फिर वो स्पेसिफिकेशंस के बाद वो फाइनलाइज जब होंगी तो आप टेंडर फ्लोट करेंगे, इंटरनेशनल टेंडर होगा, उसके लिए पेपरा की बहुत कड़ी शराइत होती हैं। वो टेंडर आएंगे, उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, फिर उसमें से अगर कोई मुनासिब टेंडर हुआ तो उसको आप ऑर्डर देंगे। जब ऑर्डर देंगे तो उसके बाद वो बनाना शुरू करेगा। अब ये बने बनाए तो पड़े नहीं होते, खास स्पेसिफिकेशन पर बनते हैं। जब वो बन के आएंगे फिर ट्रेनिंग का अमल शुरू होगा। तो ये 20 माह जो बाकी रह गए हैं उसमें तो मुझे मुमकिन नजर नहीं आता कि ये सब कुछ हो सके। कोई कंप्रोमाइज ही करना पड़ेगा कि शायद फिर कुछ हलकों के अंदर इलेक्शन कमीशन इसकी टेस्टिंग करे और उसके बाद फिर जब अवाम सियासी जमातों का एतमाद इसके ऊपर आए तो फिर बाकी हलकों में अगले इंतखाबात में उसको इंट्रोड्यूस करे। तमाम हलकों में इसी इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल होना मुझे तो नामुमकिन लगता। NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ने अगर 100 मशीनें मांगी और वो हुकूमत दे ना सकी तो फिर कैसे मुमकिन होगा कि 23 माह के अंदर पूरे मुल्क के लिए मशीनें मंगवा भी ले जाएं, उनको लोगों को ट्रेन भी कर दिया जाए और फिर इलेक्शन भी उन मशीनों पर हो? ये अमली तौर पे मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। और कई कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि जो कानून पास हुआ है उसमें ये शर्त नहीं रखी गई कि तमाम हलकों के अंदर 2023 के इंतखाबात में इस्तेमाल हों। उसकी टेक्स्ट कुछ इस किस्म का है कि उसमें गुंजाइश है कि अगर वो तमाम हलकों में इस्तेमाल ना हो सके, कुछ में हो जाए, तो भी कानून का मंशा पूरा हो जाएगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है अहमद बिलाल महबूब साहब के बाज़ हलकों में अगर उनको इस्तेमाल कर लिया जाए, बाज़ में ना किया जाए, तो ये क्या उस वोटर की तलफी नहीं होगी कि जिस हल्के में मशीन नहीं लगी और जो ये कहे कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ नहीं ले जाया गया, फिर इस पर सियासी जमातें, पोलिटिकल पार्टीज एतराज़ करेंगी कि इस इलेक्शन के अंदर भी उन मशीनों के ज़रिए धांधली की गई? नहीं, जिन हलकों में इस्तेमाल की जाएंगी वो भी तजुर्बाती बुनियाद पे होंगी।
यानी उसके साथ साथ पेपर बैलेट मौजूद होगा। आम पेपर बैलेट वो वाला नहीं जो मशीन के अंदर से निकलता है। मशीन उसके एक पैरेलल एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे होगी ताकि दोनों के दरमियान तकाबुल किया जा सके। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ किसी की तलफी हो। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये जो इलेक्शंस हैं हमारे यहाँ, ख़ास तौर पर अगर हम PTI की बात करें, इन्होंने हमेशा जमाती इलेक्शन की बात की, पार्टी की बात की, लेकिन आपने देखा पिछले बलदियाती इंतखाबात के अंदर भी बाज़ KPK के हलकों में कहीं उसको विलेज काउंसिल का नाम देकर गैर जमाती, कहीं अर्बन, कहीं रूरल में एक मिक्सअप इलेक्शन करवाए गए। इस बार भी ऐसा हो रहा है। क्या हम जमाती इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, करवाने की पोजीशन में नहीं है? फिर PTI जैसी जमात जो जमाती इलेक्शन की हमायती थी, लाहौर हाई कोर्ट में भी गई, उसको क्यों विड्रा करना पड़ा? देखिए, कमोबेश तमाम सियासी जमातें जब लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आता है तो अव्वल तो इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। करवाएं तो वो बहुत ही कमजोर किस्म के लोकल गवर्नमेंट्स को बनाने वाला कानून बनाती हैं, और उसके अंदर भी क्योंकि उनकी मकामी सतह पे, बिल्कुल निचली सतह पे पार्टियों की तंजीमें नहीं है, मुनज़्ज़म नहीं है, तो वो चाहते हैं कि सबसे निचली सतह के ऊपर अगर पार्टी बेसिस पे ना हो, ताकि जो जीत जाए वो फिर हमारे साथ शामिल हो जाएं और पार्टियों की मकबूलियत का टेस्ट की नौबत ना ही आए तो अच्छा है। आपको याद है जब PMLN की हुकूमत थी तो उन्होंने जब इंतखाबात करवाए थे तो उन्होंने भी पंजाब में गैर जमाती बुनियाद पे करवाने का कानून बनाया था। फिर वो हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था और हाई कोर्ट के कहने पे फिर वो जमाती इंतखाब हुए थे। और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ ये था कि वो ऊपर वाली सतह पे तो जमाती हो गए थे, निचले वाली सतह पे वो अदालती उस वक्त स्क्रूटनी से बच गए थे। अब अदालत से उनको कहा है कि नहीं, वो भी आप जमाती करवाएं। तो मेरा ख्याल ये है कि उन्हें करवाने पड़ेंगे। फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट में टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनको चाहिए यही था कि वो जमाती बुनियादों पे ही इसका कानून बनाते हैं। बरह रास्त मेयर के इंतखाबात, इस्लामाबाद मेयर के अगर बरह रास्त वोटों से मुंतखब होंगे, ये भी आसान मरला होगा? ये मुश्किल मरहला होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये दुरुस्त कदम है। देखिए, अगर लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करना है ना तो उस पर बराह रास्त मेयर के इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं। वो जो 100-200 लोगों का नुमाइंदा होता है मेयर, उस बेचारे को तो कोई अहमियत ही नहीं देता। उसको तो सूबाई हुकूमत ही एक बिल्कुल एक इग्नोर करके छोड़ देती है। लेकिन ये जो बंदा पूरे लाहौर मेट्रोपॉलिटन का जो मेयर इलेक्ट होगा, वो मेरे ख्याल में सूबे में तो चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि इतने वोट लेके तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं आया होता। तो उसके बहाने से फिर लोकल गवर्नमेंट कम से कम मजबूत हो जाएगी। तो ये तो दुरुस्त कदम है। उसको बैलेंस करने के लिए शायद इन्होंने फैसला किया था कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अलावा बाकी तहसीलों की सतह पर इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन अब फिर वो जिले की सतह पे जा रहे हैं। जिला बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा वोट होते हैं, लेकिन बहरहाल मेरे समझता हूँ बराह रास्त इंतखाबात को सही करना। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, पिलडाल्ट के सरबराह। इलेक्शन आइंदा उन्हें भी EVM के ज़रिए होते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि 23 माह बाकी हैं और अभी तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनों की ख़रीदारी, फिर उनकी इंस्टॉलेशन, फिर उसके साथ साथ ट्रेनिंग स्टाफ की, ये शायद मुमकिन ना हो सके। अगर तजर्बाती तौर पर भी उन्हें किया गया तो उस पर कितने इतराज़ात उठते हैं, उससे पहले हुकूमत को, अपोजिशन को और तमाम इदारों को एतमाद में लेना होगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।